हाय एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है भैया सबके? चलो चालू करें क्या कार्यक्रम। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस करेंगे आज हम, जितने हो पाए। आधा घंटा पढ़ेंगे साथ में, जितने हो पाए। उसके बाद अगली बार दोबारा लाइव सेशन रखेंगे, उसमें दोबारा बात करेंगे। ठीक है? ऐसे खेलेंगे, ऐसे बहुत स्ट्रेस लेके काम नहीं करेंगे कि भाई एक एक घंटा लगातार पढ़ रहे ना, आराम से करेंगे। और जब जब तुम बोलोगे तब तब क्वेश्चंस हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। मुझे आधा घंटा लगेगा क्वेश्चंस बनाने में, क्योंकि ये चलो ऐसे थे कि मुझे लगा कि पहले मेरे को लगा कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ लेते हैं। फिर मुझे लगा अरे एक सेकेंड, मुझे तो लॉजिक चेक करना है ना। फिर मैं खुद शुरू हो गई बनाने, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट साथ में करेंगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रही हूँ, तुम लोग चालू करो। मैं थोड़ा जूम इन भी कर देती हूँ क्वेश्चंस पे। Photoelectric emission occurs only when the incident light has more than a certain minimum क्या wavelength, intensity, frequency या पार। कब होता है फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन? जब इंसिडेंट लाइट का क्या गेम होता है, मिनिमम क्या होना चाहिए उसके पास, वेवलेंथ होनी चाहिए, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी या पार। बोलो क्या लगता है पब्लिक को? फर्स्ट का 3 देखते हैं यार। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करना है मतलब लाइट पड़े और इलेक्ट्रॉन फुदक के बाहर आ जाए। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए मान लो ऐसे ऐसा नंबर लेते हैं जो हम समझ पाए, 2 जूल चाहिए, और लाइट पड़ी 1 जूल की, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या? कतई नहीं निकलेगा। अगर उसको निकलने के लिए 2 जूल एनर्जी चाहिए, तो जो लाइट पड़नी चाहिए वो या तो 2 जूल की होनी चाहिए या तो 2 जूल से ज्यादा। तो मिनिमम एनर्जी की होनी चाहिए ना। मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते थे, और प्लैंक ने बड़े प्यार से बता दिया था कि देख लो भैया, लाइट का होता है डुअल नेचर। एनर्जी का गेम जो होता है वो पार्टिकल नेचर वाले केस में एच न्यू के इक्वल होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर से बताया जाता है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन था। वेरी वेरी गुड, तुम तो स्मार्ट लोग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन्स आर emitted in the photoelectric effect from a metal surface only if the incident light radiation is above the threshold value, only if the temperature of the surface is high at a certain rate that is independent of the nature of material, with maximum velocity proportional to the frequency of incident radiation. Electrons are emitted फ्रॉम द मेटल सरफेस। सेम क्वेश्चन है ये कि जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हायर देन द हायर देन अ पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड वैल्यू। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं फटाफट। और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पहली बात, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से समझाया गया था। देखो इस पे भी सवाल आ सकते हैं, से समझाया गया था। ठीक है, उसके बाद बोला था कि फॉलिंग रेडिएशन की एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते थे और मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फॉलिंग रेडिएशन की एनर्जी थ्रेशोल्ड की एनर्जी के इक्वल होगा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगी। अगर फॉलिंग रेडिएशन की एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ, विच वुड बी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इन सब पे सवाल आ सकते हैं, बाकी तो फिर न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तुम खेल लोगे बिना डरे। अगला सवाल, आइडेंटिफाई द करंट। द करंट क्यों लिखा है मैंने? करेक्ट होना चाहिए। व्हाट इज दिस इंग्लिश? आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ। देखो व्हाट वर्सेस व्हाट प्लॉटेड है, थोड़ा दिमाग लगाओ तुम लोग, फिर साथ में लगाते हैं। थोड़ा साइड हो जाती हूँ। वाई एक्सिस पे वी नॉट लिखा है, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिखी है, अगर हैंड राइटिंग जज कर रहे हो तो। हेलो भैया बताओ क्या चल रहा है, आराम से सोचना। वी नॉट है ये, वी नॉट है। हैंड राइटिंग पे मत जाना, मैं मुंह से भी बोल रही हूँ। वी नॉट है वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तुम्हें जो लगता है आंसर वो बोलो, फिर हम डिस्कस करेंगे कितना याद है। वी नॉट रिप्रेजेंट करता है क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तो मानोगे ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। एक और चीज अपन लोग को पता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट होता है, होता है। अच्छा, अब रिलेट करो, काइनेटिक एनर्जी क्या इंटेंसिटी
ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट चलता है। और अगर ये भाई साहब इंडिपेंडेंट चलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंडिपेंडेंट खेलेगी। अगर ये भाई साहब इंडिपेंडेंट चल रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंडिपेंडेंट चलेगी। और तुम्हें याद होगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग है, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाने से हमें वेव नेचर के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा था कि यार इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना, एनर्जी बढ़ रही होगी, एनर्जी बढ़ रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। पर फिर समझ आया कि भाई साहब एनर्जी तो, काइनेटिक एनर्जी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इंटेंसिटी का। तो पार्टिकल नेचर का गेम है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ट्रू और फॉल्स? Black body appears black as it absorbs all the radiation and radiates IR radiation which isn't visible to us. What do you think? Is it true or is it false? Black body appears black as it absorbs all the radiation and radiates IR radiation which isn't visible to us. What do you say? True or false? कहते ये true है। मैं कौन सा इसकी डिटेल में घुसी हुई? ब्लैक बॉडी अपीयर्स ब्लैक क्योंकि वो अब्जॉर्ब ऑल द फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन करती है, और उसमें जो रेडिएशन एक्चुअली निकलती है वो एक IR रेडिएशन होती है जो अपन लोग को विजिबल नहीं होती। IR के टाइप की होती है, थर्मल रेडिएशन होती है बेसिकली। द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ टू रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ इतना एंड इतना, एनर्जी का रेशियो चाहिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अच्छे बड़ा बड़ा, एनर्जी का रेशियो चाहिए जहाँ पे तुम्हें क्या दिया हुआ है, वेवलेंथ्स दिए हैं 500 नैनोमीटर और 2500 नैनोमीटर। कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जीज का रेशियो बता दो। कोई बात नहीं, अब याद हो गया, खेलो फटाफट, खेलो खेलो। एनर्जी होता है hc बाय लैम्डा, तो E1/E2 वुड बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 अपॉन hc बाय लैम्डा 2। hc और hc कट जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दूं, रोओगे तो नहीं। अब क्योंकि इनकी यूनिट्स सेम है इसलिए मुझे मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 2500 नैनोमीटर। देख लो यूनिट कट रहे हैं इसलिए मैं मीटर में कन्वर्ट नहीं कर रही, तो यह आ जाएगा 5:1। एनर्जीज का रेशियो हो जाएगा 5:1। परफेक्ट आंसर्स। बाकी लोग भी दो यार, बैठ के देखो मत बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पर मोल व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ पोटेशियम हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना। मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए, पर मुझे तरीका देखना है कि तुम लोग से हो रहा है कि नहीं। 1.6 × 10⁻15 फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलिंग लाइट है, 1.6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। क्या पूछा है तुमसे? श्योर आंसर यही है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी पर मोल। समझो मेरी बात ध्यान से, देखो E इज इक्वल टू E0 प्लस KE होता है काइनेटिक एनर्जी। ये परफेक्ट खेल रहे हो, परफेक्ट खेल रहे हो। E इज इक्वल टू H न्यू होता है, तो H न्यू इज इक्वल टू H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहां तक भी बढ़िया गए। काइनेटिक एनर्जी इज H न्यू माइनस H न्यू नॉट। 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। कॉमन ले रही हूं, ले लू, न्यू माइनस न्यू नॉट। 1.6 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स माइनस 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स चलेगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए अगर मैं इसको यहां ले जाऊं तो 10⁻14 हो जाएगा। 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकेंड इंटू 16 × 10⁻15 सेकेंड इनवर्स 14 सेकेंड इनवर्स 5 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 आ जाएगा डिफरेंस, तो आंसर आएगा 9 × 10⁻14 इंटू ये चीज। अब देखना, समझना मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो ध्यान से। इंटू 9 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड गया, आंसर आ रहा है
6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 9 इंटू 10⁻14 जूल। ये ऑप्शन 1 होगा, लिखवा लो, ये ऑप्शन 1 होगा। पर क्या ये सही आंसर है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जल्दीबाजी में हमने बस ये सोचा कि काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, पर पूछा क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर मोल। तो मान लो ये वैल्यू आ रही है चिंटू जूल, सॉल्व नहीं कर रही मैं बोल रही हूँ चिंटू जूल आ रहा है। तो मेरे को ये समझ आ गया कि एक के लिए, एक फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी है चिंटू, पर उसने काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा है यार। इसका मतलब एक के लिए इतनी है, तो पर मोल 6.022 इंटू 10⁻23 के लिए कितनी होगी, वो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, जो होगी चिंटू इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, नॉट डिवाइडेड बाय इट। और अब आंसर आएगा जूल पर मोल में। फिर देख लेना उसने किलो जूल में तो नहीं कन्वर्ट किया। तो चिंटू इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 1000 कर दे तो किलो जूल पर मोल में आ गया। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ गलती करी है, जिसको प्यार से हगना कहते हैं, कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो? गलती कर रहे हो पहली बात, काइनेटिक एनर्जी निकाली क्योंकि फॉर्मूला रटा हुआ है, पर क्वेश्चन नहीं पढ़ा काइनेटिक एनर्जी पर मोल। सिल्ली मिस्टेक्स बोलते हो इनको, काहे की सिल्ली है यार, दिमाग नहीं लगा रहे। काइनेटिक एनर्जी पर मोल पूछा है उसने, ऑप्शन ए होगा, वहां गलती कर दी। दूसरा यूनिट्स का गेम है, यूनिट्स का गेम है। अब तुमने निकाला आंसर जूल में, वो कह रहा है पर मोल बता दे। हमको पता है, एक की बात पता है हमें, एक के लिए इतनी काइनेटिक एनर्जी है, तो पर मोल मतलब कितने लोग हुए? 6.022 इंटू 10⁻23। एक के लिए चिंटू है, तो पर मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 के लिए कितना हुआ? यूनिटरी मेथड लगाओ, हमारा आंसर जूल पर मोल में आएगा। पर वो अगर उसने ऑप्शंस किलो जूल पर मोल में दे दी तो फिर खेलना, रुकना मत वहां। तो जब भी फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखो तो यूनिट का खेल खेलना मत भूलना, क्योंकि वो वही खिलवाएगा। सबको पता है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है, तो वो कहाँ अटकाए तुमको? कहीं तो अटकाएगा, सब लोग थोड़ी रैंक 1 ले आएंगे। तो अटकाएगा कैसे? यूनिट्स में। और अटकाएगा कैसे? ये छोटी छोटी चीजें लिख के, पर मोल वर्मोल टाइप की, ये सब गलती मत करना। बात समझ आई? कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है तो फटाफट रो दो, वरना आगे चल रहे हैं। गिवन द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा, क्या लगता है? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, लाइट का स्पेक्ट्रा, या इनमें से कुछ भी नहीं? शक्ल देख लो स्पेक्ट्रा की। अब एनसीईआरटी से ऐसा क्वेश्चन भी तो हो सकता है, स्पेक्ट्रा बनाया हुआ पता होना चाहिए, क्या देख के लग रहा है ये? अब्जॉर्प्शन है, एमिशन है, लाइट का है, क्या है? एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है? बिल्कुल डेफिनेशन पे जाना। अगर मैं शुरू से शुरू करते हैं, लाइट का स्पेक्ट्रा देखूं तो वो ऐसा रेनबो जैसा दिखता है आंखों से, है ना? तो मतलब वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। अगर मैं एमिशन स्पेक्ट्रा देखूं तो उधर लाइट मारते ही नहीं है, उधर हीट या इलेक्ट्रिक करंट मारा जाता है, और फिर ट्रांजिशंस के बाद देखा जाता है स्पेक्ट्रम, और हमें लाइट चमकती हुई दिखती है। हमने लाइट मारी भी नहीं थी, काले पे कुछ लाइट के लाइंस थी, वो एमिशन स्पेक्ट्रा था। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? जब आप एक डिस्चार्ज ट्यूब में गैसियस एटम्स लेते हैं, उस पर लाइट मारते हैं, कुछ वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बची हुई निकलती है। तो जो बची हुई निकलती है वहां पे ऐसी ब्लैक लाइंस होती है जो ये रिप्रेजेंट करती हैं कि इन वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब कर ली गई है इलेक्ट्रॉन्स द्वारा। तो ये एक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइस, बिल्कुल सही बात है। छोटी सी भी किसी को भी दिक्कत हो रही है भैया, खुल के बोलना, कोई स्ट्रेस नहीं है। An element X absorbs a yellow light when heat is passed through a discharge tube containing gaseous X atoms. The results are then observed. What spectrum is most likely to appear as a result? इसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स खेले हैं। पहली बात तो तुम्हें जब ये पढ़ोगे when heat is passed, इसको पढ़ते तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई अब्जॉर्प्शन तो ये नहीं है, क्योंकि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में तो हम लाइट मारते हैं, और इसका मतलब ये एमिशन स्पेक्ट्रा है। एमिशन स्पेक्ट्रा है पहला कॉन्सेप्ट।
दूसरा कॉन्सेप्ट कि एमिशन स्पेक्ट्रा है, एमिशन स्पेक्ट्रा इज फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ अब्जॉर्प्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम सबने पढ़ा हुआ है, सबने रटा भी हुआ है, कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जिस वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब की जाती है, इसका मतलब एमिशन स्पेक्ट्रा में सब काला दिखेगा, बस वही वेवलेंथ दिखेगी। और वही कहानी है ये। वो कह रहा है एलिमेंट एक्स अब्जॉर्ब्स अ येलो लाइट, अब्जॉर्ब करता है येलो लाइट, हमने दिमाग में छाप लिया, हमें पता है एमिशन स्पेक्ट्रा है। तो अगर वो अब्जॉर्ब करता है येलो लाइट वाली एनर्जी, तो जब वो एमिट करेगा ट्रांजिशन होने में, हायर से लोअर आने में, तो वो कौन सी लाइट एमिट करेगा? ऑफ कोर्स येलो ही करेगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा में पूरा काला होगा, बस और बस येलो लाइट दिखेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। मैंने बोला कि पहले मैं क्वेश्चंस उठा रही थी इधर से कि देख लेते हैं, फिर मुझे लगा कि इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे फोकस करो, इससे तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे, फिर तुम्हें भी पता है नीट का लेवल क्या होगा। तो मैं दोबारा बोल रही हूँ, हमें क्या पता है? हमें ये पता है कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में गैसियस एटम्स लिए और इसको हीट या इलेक्ट्रिक करंट मारा और फिर उसके बाद ऑब्जर्व किया, तो पूरा ब्लैक होता है और उस पर कुछ कुछ लाइंस दिखती हैं अलग अलग कलर की, ऐसा होता है। इसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। अगर हम इस पे लाइट मारते हैं, कुछ वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो जाती है, बची हुई लाइट इधर दिखती है, तो ये पूरा विबग्योर दिखता है और कहीं कहीं काला होता है। इसका मतलब वो वाली लाइट अब्जॉर्ब हुई है। यहां पे ये कह रहा है कि भाई सुनो, यहां पे ये कह रहा है कि सुनो, हम लोग अब्जॉर्ब करवाते हैं एक्स एलिमेंट से येलो लाइट, तो जब उसका एमिशन स्पेक्ट्रा देखेंगे ना, तो पूरा काला दिखेगा, सिर्फ येलो लाइट दिखेगी। क्योंकि अगर वो अब्जॉर्ब उस वेवलेंथ की लाइट कर रहा है, तो जब वो एमिट करेगा रेडिएशन, ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, एमिशन होगा, तब भी तो येलो लाइट ही एमिट करेगा। तो अगर कोई येलो लाइट अब्जॉर्ब करता है इन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो एमिशन स्पेक्ट्रा में वो येलो लाइट दिखाता है। समझे? अब मुझे कैसे पता चला एमिशन स्पेक्ट्रा है? मुझे इसलिए पता चला क्योंकि उसने लिखा है कि मैंने हीट पास करी है। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ूं कि एन एलिमेंट एक्स अब्जॉर्ब्स येलो लाइट, तो मेरे को लगेगा अरे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात हो रही है, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, जो गलत है। क्योंकि उसने बात करी नहीं, उसने बोला येलो अब्जॉर्ब करता है। अब सुन, हीट पास करी, फिर स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व किया, बता स्पेक्ट्रा कैसा दिखेगा, और स्पेक्ट्रा ऐसा दिखेगा। वी ऑब्जर्व द ब्रैकेट सीरीज व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम, दिस टू दिस। आंसर बोलो। ब्रैकेट सीरीज की बात हो रही है। लाइमन सीरीज कब होती थी? जब इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे गिरता था, और ऊपर कहीं से भी गिरे दुनिया जहान से, n इज इक्वल टू 1 पे गिरेगा तो लाइमन, n इज इक्वल टू 2 पे गिरेगा तो बामर, n इज इक्वल टू 3 पे गिरेगा तो पैस्चन, और n इज इक्वल टू 4 पे गिरेगा तो ब्रैकेट सीरीज। तो ऊपर कहीं से भी गिरे, n इज इक्वल टू 4 पे गिरे, तो यहाँ क्वेश्चन यही देख के खत्म हो गया था कि इलेक्ट्रॉन गिर कहाँ रहा है, इलेक्ट्रॉन 4th पे गिर रहा है। अच्छा जी, यही है ब्रैकेट सीरीज। इतना सा सवाल था ये बस। तो ये तो 5 सेकेंड वाला सवाल था। ठीक है जी, अगला सवाल। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम दैट एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी। बोलो, फर्क बताती हूँ फिर इन दो क्वेश्चंस में। देखो, एक क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अच्छा, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ो, सॉरी, यही समझाना था मुझे और यही क्वेश्चन में भी है। द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन अ हाइड्रोजन एटम दैट एमिट्स मैक्सिमम एनर्जी। पहली बात तो, एनर्जी एमिट कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे गिरता है, तब एमिट होती है, राइट? तब एमिट होती है। तो 1 to 4 तो हो ही नहीं सकता, इसको पहले ही काट दो कि भाई तू तो आंसर है ही नहीं, तू कहाँ गया इसमें, तेरी जगह ही नहीं है। क्योंकि 1 से 4 पे जा रहा है, 1 से 4 पे जा रहा है मतलब अब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, एमिट थोड़ी करेगा। तो अब हमारे पास ऑप्शंस आ गए, या तो 2 to 1, या तो 3 to 2, या तो 4 to 3। और अगर तुम्हें याद होगा, बोहर मॉडल के बाद हमने ये करा था साथ में भी, कि अगर ऐसे देखा जाए तो सक्सेसिव एनर्जीज जो होती है E2 - E1,
इज ग्रेटर देन E3 माइनस E2 इज ग्रेटर देन E4 माइनस E3। और इसीलिए जब हमें ड्रॉ भी करवाया जाता है ट्रांजिशंस के ड्यूरिंग, तो वो ऐसे करवाया जाता है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है तो सक्सेसिव डिफरेंस घटता चला जाता है। तो ये भी सॉल्व नहीं करना था क्वेश्चन। 2 to 1 पे मैक्सिमम एनर्जी एमिट होगी। सबसे पहले पढ़ना था कि उसने एमिट पूछा है तो हम अब्जॉर्प्शन वाले ऑप्शंस काट देंगे। दूसरा ऑब्जर्व करना था कि भाई सक्सेसिव वाला गेम है, और हमने ये पढ़ा हुआ है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है एनर्जी गैप्स घटते चले जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर अब वो इसमें रैंडम कुछ दे देता, 5 to 2 दे देता या 6 to 2 दे देता और 2 to 1 दे देता और 3 to 2 दे देता, ऐसा कुछ भी देता, तब मैम कैसे करते? अब ये तो चलो सक्सेसिव है, हम बच गए। 3 to 2 दे रहा है, 2 to 1 दे रहा है, 4 to 3 दे रहा है। मैम हमें भी याद है कि n की वैल्यू बढ़ती है, सक्सेसिव डिफरेंसेस कम होते हैं। ठीक है जी। अब इसमें कैसे करें? कुछ नहीं, इसमें ढंग से करना पड़ेगा। E5 माइनस E2 निकालना पड़ेगा, E6 माइनस E2 निकालना पड़ेगा, E2 माइनस E1, मतलब मैं बोल रही हूँ अगर रैंडम दे तो निकालना पड़ेगा। तब ऐसे देख के मत बताना, कभी नहीं बता सकते तुम देख के, क्योंकि ये तो तुम ड्रॉ कर रहे हो ना, तो तब तुम्हें निकालना पड़ेगा। निकालना तो इसमें भी चाहिए, पर क्योंकि हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है तो हमें ये रियलाइज हो चुका है कि हाँ यार n की वैल्यू बढ़ रही थी ना, तो एनर्जी गैप्स कम होते जा रहे थे। तो सक्सेसिव उसने दिया, हमारा काम बचा, हमने फटाफट आंसर दे दिया। वरना आइडियल वे क्या है? हमेशा एनर्जी गैप्स की वैल्यूज निकालते रहना। What transition in hydrogen spectrum would have the same wavelength as the Balmer transition n is equal to 4 to n is equal to 2 in He plus spectrum? वो कह रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैं कौन सी ट्रांजिशन कराऊं जिसकी एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी होगी जब हीलियम में 4 to 2 ट्रांजिशन हो रही है। इसमें कौन सी ट्रांजिशन कराऊं हाइड्रोजन एटम में कि उसकी एनर्जी इक्वल हो जाए हीलियम के 4 to 2 वाली ट्रांजिशन के? सोचो, अप्रोच करो इस क्वेश्चन को, फिर साथ में करते हैं। सोचो, एनर्जी गैप चाहिए, इनमें से किसकी वैल्यू इसके इक्वल आ जाए He प्लस स्पेक्ट्रम के? सॉल्व करने का इजी तरीका क्या है? यहां पे हमें क्या पता है, E क्या होता है? -13.6 Z²/n²। ठीक है, तो -13.6 इंटू Z², 1/(n²) माइनस 1/n1² कर दें। तो ये वाली वैल्यू देखना किसके केस में इसके इक्वल आ रही है। समझ लो मेरी बात, -13.6 इंटू 2² हो जाएगा ये, और 1/ कौन है भाई साहब ये? 4² माइनस 1/2² हो जाएगा। -13.6 इंटू 1² 1/n2² माइनस 1/n1² इज इक्वल टू -13.6 इंटू 4 1/16 माइनस 1/4। ये कट जाएगा। अब देखना कि ऐसी क्या वैल्यूज होंगी जो इसके इक्वल आएंगी। वैल्यूज पुट करके देखना, वो करना आसान है एज कंपेयर टू वैल्यूज निकालना। दो तरीके होते हैं ना क्वेश्चन करने के, दो तरीके होते हैं। क्या तरीका अपनाना चाहिए अपन लोग को स्मार्टली? हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे वैल्यूज है, तो इसका जो भी इक्वल आएगा वो यहाँ पे किसकी वैल्यूज डालने से वो वैल्यू आएगी, ऐसे सोचना। तो तुम्हारा क्वेश्चन ज्यादा आसानी से हो जाएगा एज कंपेयर टू हर किसी का आंसर निकालते रहना अलग तरीके से, या n1 और n2 दोनों वैल्यूज निकालना। एक इक्वेशन है यार, दो वेरिएबल्स है, वो भी स्क्वायर वाले, फंस जाओगे। कभी मत फंसना। करना कैसे अप्रोच इस क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करोगे? -13.6 इंटू 4 1/16 माइनस 1/4 इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/n2² माइनस 1/n1²। ये वैल्यूज कितनी आ रही है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 16 LCM ले लिया, 1 माइनस 4 और यहाँ बाहर माइनस भी है, इज इक्वल टू -1 इंटू वॉट एवर, ये आ जाएगा। अब हमें वैल्यू सोचनी है कि ऐसी क्या n2 और n1 की वैल्यू रखें कि हमारा फाइनल आंसर जो है वो
12/16 आए। तो अलग अलग वैल्यूज फटफट फटफट पुट करके रहना और आंसर आ जाएगा, और सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2 to 1 वाली। तो ये क्वेश्चन कराने का मतलब बस यही है कि इसको देख के डरना मत, क्योंकि तुमने रेडियस वाला करा हुआ है वो आसान हो जाता है, तुमने वेलोसिटी वाला करा है वो आसान हो जाता है, एनर्जी गैप वाला जब क्वेश्चन आता है ना तब फंस जाते हैं कि यार ये तो बड़ी सारी वैल्यूज है और n2 स्क्वायर n1 स्क्वायर फाइंड करना है। बिल्कुल मत डरना, इसकी वैल्यू निकालना, ये पुट कर करके देखना कि कौन सी मैच हो रही है, जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन और इजीली हो जाएगा और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है जी, सवाल ऐसे सॉल्व करना है। आगे चलते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट्स एमिटेड फॉर द थर्ड लाइन इन पास्चन सीरीज एंड द सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज। थर्ड लाइन इन पास्चन सीरीज एंड सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेवलेंथ्स का रेशियो चाहिए। थर्ड लाइन इन पास्चन हुई क्या? थर्ड लाइन इन पास्चन पूछा है और सेकेंड लाइन इन लाइमन पूछा है, होगी क्या भाई? ट्रांजिशन तो पता चले, ट्रांजिशन तो बता दो कोई आके। पास्चन का मतलब है n1 की वैल्यू 3 है पक्का, मतलब n1 इज इक्वल टू 3 पे इलेक्ट्रॉन आके गिर रहा है। अगर वो इलेक्ट्रॉन 4 से आके गिरे तो फर्स्ट लाइन होती है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। सेकेंड लाइन कब होती है? जब 5 से आके गिरे, आई होप ये चीजें याद है। और थर्ड लाइन होती है जब 6 से आके गिरे। तो ट्रांजिशन हमें समझ आ गई क्या है, ट्रांजिशन क्या है? 6 से 3, ये वाली। इधर देख लेते हैं, n इज इक्वल टू 1 पे आके गिरना है, 2 से आके गिरे तो फर्स्ट लाइन होगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, फर्स्ट लाइन इन स्पेक्ट्रम, और 3 से आके गिरे तो सेकेंड लाइन इन स्पेक्ट्रम। फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन आ गया। तो सेकेंड लाइन इन लाइमन सीरीज की ट्रांजिशन क्या है? 3 to 1। अब हमें ट्रांजिशन समझ आ गई है। अब वो पूछ क्या रहा है? वो कह रहा है भाई एक काम कर, वेवलेंथ का रेशियो बता दे। तो उसको बोले कि रुक बताते हैं। वेवलेंथ का रेशियो क्यों नहीं बताएंगे, अभी बता रहे हैं तुझे। वेवलेंथ का रेशियो जानने के लिए इंपॉर्टेंट चीज, गलती क्या करोगे? अगर तुमने ई पास्चन अपॉन ई लाइमन किया तो तुम्हें पहले देख के लगेगा कि तुम क्या कह ढा रहे हो, मजा ही आ गया, मतलब ओ माय गॉड खेल रहे हो अभी तुम। HC/, अच्छा हाँ इसमें तो रुको, ट्रांजिशन वाला तुम्हारी एक और गलती बताती हूँ। अगर तुमने करा 1/λ पास्चन, क्योंकि तुम्हें लगा थर्ड लाइन इन पास्चन अपॉन थर्ड लाइन इन लाइमन है, और तुमने ऐसे सॉल्व करना शुरू करा कि 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 109677 सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अगर तुमने ये लगा दिया तो तुम्हें देख के लगेगा क्या भाई मैंने तो क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर दिया। उसने थर्ड लाइन इन पास्चन पूछा, मैंने ट्रांजिशन निकाल ली। उसने सेकंड लाइन इन लाइमन पूछा, मैंने ट्रांजिशन निकाल ली, मैंने पुट करी, मेरा आंसर आ गया, और वो ऑप्शन भी होगा। पर अगर तुम इसको ध्यान से देखो ना, बहुत ध्यान से, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो तुम जो एक्चुअली आंसर निकाल रहे हो ना, वो ये निकाल रहे हो। उसने ये पूछा ही नहीं है, उसने तुमसे ये तो कतई नहीं पूछा कि भाई मुझे लैम्डा लाइमन वर्सेस लैम्डा पास्चन बता दे, उसने ये पूछा ही नहीं है। उसने पूछा है लैम्डा पास्चन वर्सेस लैम्डा लाइमन बता दे। इस पे क्वेश्चंस में गलती के चांसेस ज्यादा है, सिली मिस्टेक मत बोलना, -1 करा के आओगे। तो कैसे सोचना है? तो हमें पता है 1/λ लाइमन अपॉन 1/λ पास्चन करना चाहिए, ताकि 109677 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर अपॉन 109677 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 स्क्वायर। ये करोगे ना, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वल आ जाएगा जो एक्चुअली उसने पूछा है। तो ये कितना आ जाएगा? 9 माइनस 1 अपॉन 9 डिवाइडेड बाय 36, 4 माइनस 1 अपॉन 36। सॉल्व वॉल्व करोगे तो ये दिखेगा 8/9 डिवाइडेड बाय 3/36। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बना देना न्यूमरेटर, 8/9 इंटू 3 इंटू 36, 32/3। बात समझनी जरूरी है,
क्या पूछ रहा है, मुझे भी पता है तुम लोग सॉल्व कर लोगे, सबको पता होता है ये कि फॉर्मूला ही तो लगाना है, पर वो फॉर्मूला कहाँ कहाँ गलत कर सकते हो वो ये क्वेश्चंस कराने का पर्पस है। उसने पैस्चन टू लाइमन पूछा है, लाइमन टू पैस्चन नहीं पूछा है। फॉर्मूला होता है 1/λ, जो तुम्हें याद होता है वेव नंबर का, रिडबर्ग्स फॉर्मूला 1/λ। समझ रहे हो? तुमने अगर ये पुट करा तो लैम्डा ऑफ लाइमन अपॉन लैम्डा ऑफ पैस्चन हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। जल्दी से बताओ, गेम चमकी। अगला सवाल, कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम इतना एक्साइटेड स्टेट टू इतना एक्साइटेड स्टेट। खेलो भाई। इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 8th एक्साइटेड स्टेट टू 1st एक्साइटेड स्टेट। गिर कहां से रहा है? 8th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? 8th एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? 8th एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है 9 लेवल, और 1st एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? लेवल 2। क्योंकि ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1st एक्साइटेड स्टेट होता है n इज इक्वल टू 2। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कोई पूछे तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चे सिग्मा n2 माइनस n1, मतलब सिग्मा 9 माइनस 2। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? सिग्मा 7, मतलब 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 4 21, 22, 22 प्लस 5 कितना हुआ? बहुत सारी मैथ हो गई, 27 आएगा। 3 3 6 6 4 10, 28 आ रहा है शायद। दोबारा गिनेंगे, बहुत खराब मैथ हो रही है। 3 3 6 6 4 10, 10 और 11 कितना हुआ? 21, 21 और 7 कितना हुआ? 28, 28 लाइन्स आ जाएंगी टोटल लाइन्स आ जाएंगी 28। उसके बाद उसने पूछा है हाउ मेनी ऑफ दीज बिलोंग टू द बार्मर सीरीज एंड द लाइमन सीरीज। अब समझो मेरी बात, सुनना ध्यान से। अगर लाइन्स इन अ पर्टिकुलर थिंग पूछता है, इन अ पर्टिकुलर सीरीज, तब फॉर्मूला होता है n2 माइनस n1, नॉट सिग्मा n2 माइनस n1। सिग्मा मतलब सम्मेशन होता है, हर सीरीज की लाइन्स ऐड होती है। एक पर्टिकुलर सीरीज मतलब वो बामर के लिए पूछ रहा है, तो बामर के लिए अपन लोग को पता है n1 होता है 2, ये सब किया हुआ है हमने। तो ये कहाँ आ जा रहा है? 9 से 2 पे 7 लाइन्स जो है वो बार्मर सीरीज को बिलोंग करेंगी, और लाइमन को कितनी बिलोंग करेंगी? 0। मुझे कैसे पता चला 0? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना, ये अब वो लॉजिकल खेल गया हमारे साथ। उसने बोला इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम 8th एक्साइटेड स्टेट टू 1st एक्साइटेड स्टेट। 8th एक्साइटेड स्टेट पढ़ते हमें लगा 9, 1st एक्साइटेड स्टेट पढ़ते लगा 2। हमने कहा भाई जीत गए, सिग्मा n2 माइनस n1 करा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस निकाली। उसने पूछा हाउ मेनी ऑफ दीज बिलोंग टू बार्मर सीरीज। हमें पता है टोटल पूछता है तो सिग्मा n2 माइनस n1, एक पर्टिकुलर सीरीज की पूछता है तो सिर्फ n2 माइनस n1। इलेक्ट्रॉन गिर 9वें लेवल से रहे, बार्मर सीरीज के लिए 2, n इज इक्वल टू 2 पे गिरेगा। हमने वो टोटल लाइंस निकाली, हमने बोला भाई देख बार्मर सीरीज के लिए 7 लाइंस है। फिर लाइमन के लिए क्यों नहीं हमने सोचा 9 to 1 n2 माइनस n1 करते तो 8 लाइंस आती, पर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसने बोला है कि भाई मैं इलेक्ट्रॉन फेंक ही यहां से यहां पे रहूं, मतलब इलेक्ट्रॉन 2 तक ही जा रहे हैं, नीचे आ ही नहीं रहे हैं। तो जब नीचे आ ही नहीं रहे हैं तो लाइमन सीरीज की लाइंस मिलेंगी कैसे? लाइमन सीरीज की लाइन तो तब मिलती है जब इलेक्ट्रॉन 1 पे आके गिरे। जब वो गिरा ही नहीं, जब वो कह ही रहा है मैं 9 से 2 पे गिरा रहा हूं, नीचे ला ही नहीं रहा, तो लाइमन सीरीज में लाइन कैसे होंगी? Next question. Calculate the ratio of wave numbers of limiting line in Humphrey series to that of limiting line in Paschen series. अब इस क्वेश्चन में और इससे पहले जो वेवलेंथ वाला क्वेश्चन कराया था उसमें फर्क समझो। अगर वो वेवलेंथ का रेशियो पूछे तो वो क्वेश्चन ध्यान से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें फॉर्मूला ये पता है, हमें फॉर्मूला ये पता है ना, हमें और कुछ थोड़ी पता है, हमें ये फॉर्मूला पता है यार। तो हम जल्दीबाजी में अगर ये कर दिए
तो ये तो λ2 बाय λ1 हो जाएगा, जो गलत गेम हो जाएगी यार। ये बात समझ आई कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो पूछ क्या रहा है। अब वो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वेव नंबर्स का रेशियो बताओ, तो हम बोलेंगे हम बता देंगे। वेव नंबर्स का रेशियो पूछ रहा है लिमिटिंग लाइन इन हम्फ्री सीरीज टू लिमिटिंग लाइन इन बास्टियन सीरीज। पहले तो लिख लो ताकि गलती ना हो। लिमिटिंग लाइन इन हम्फ्री सीरीज क्या होगी और लिमिटिंग लाइन इन बास्टियन सीरीज क्या होगी। लिमिटिंग लाइन इन हम्फ्री सीरीज क्या होगी सोचो, और लिमिटिंग लाइन इन बास्टियन सीरीज क्या होगी। लिमिटिंग लाइन मतलब n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, जहां से गिर रहा है। हम्फ्री का मतलब कहां गिर रहा है, n1 इज इक्वल टू 6 है ना। लाइमन बामर बास्टियन ब्रैकेट फंड हम्फ्री, n1 इज इक्वल टू 6। लिमिटिंग लाइन इन बास्टियन गिर कहां से रहा है, इन्फिनिटी से, तभी लिमिटिंग लाइन बोलते हैं। कौन सी सीरीज की बात हो रही है, बास्टियन, गिर कहां रहा है 3 पे। तो हमें ट्रांजिशन तो पता चल गई, इन्फिनिटी टू 6 इन्फिनिटी टू 3। अब वो रेशो किसका पूछ रहा है, वेव नंबर्स का रेशो पूछ रहा है, जिसको देख के बिल्कुल मत डरना, क्योंकि वेव नंबर हम्फ्री अपॉन वेव नंबर हम्फ्री अपॉन वेव नंबर बास्टियन पूछ रहा है, तो डायरेक्टली हो जाएगा। अब कोई रेसिप्रोकल की जरूरत नहीं है, तभी मैंने बोला ध्यान से पढ़ना वो पूछ क्या रहा है। वेव नंबर का ही तो फॉर्मूला होता है ये, जो 1 बाय वेवलेंथ होता है, तो कभी गलती हो ही नहीं सकती है। तो 1/6 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/3 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर। 1 बाय इन्फिनिटी होता है 0, तो यह आ जाएगा 1/36 अपॉन 1/9। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर तुम्हें पता है क्या खेलना है, आंसर आ जाएगा 1/4। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड, सुपर प्राउड। तो फर्क क्या है दोनों क्वेश्चंस में, मैम फॉर्मूला तो एक ही है यार, ध्यान से पढ़ना। वेवलेंथ का रेशियो पूछ रहा है या वेव नंबर का, क्योंकि वेव नंबर 1 बाय लैम्डा होता है। तुम गलती से उल्टा रेशियो मत निकाल के दे देना, क्योंकि वो ऑप्शन देगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बोहर मॉडल के क्वेश्चंस और ये वाले क्वांटम वाले, डुअल नेचर, हाइजेनबर्ग, ये सब लिख के पहले भेजूंगी, प्रैक्टिस करना, देन वील हैव अ लाइव क्लास एंड वील डिस्कस इट। तो इससे तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पूरा खत्म हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, रिवाइज हो गया, स्ट्रेस खत्म। ऐसे ही कोई और चैप्टर फिर उठा देंगे, वो तुम लोग बताना कौन सा पढ़ना है, वो पढ़ा देंगे। अब आज क्या है, तुम क्वेश्चन पहली बार देख रहे हो, तो मैं तुम्हें करने के तरीके भी बता दे रही हूँ कि भाई ये देखो इसलिए ऐसा क्वेश्चन बनाया है, कि यहाँ फंसते हो मत फंसो। लाइव क्लासेस लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेते हैं, पर जब खुद करते हैं ना तो कोई बताने वाला नहीं है कि सुन पता है तूने ये सही किया पर तू यहाँ फंस सकता था / फंस सकती थी जब पेपर देते, तो वो एक टीचर ही बता सकता है। तो ये सब क्लासेस किया करो, ताकि तुम्हें ये पता चले कि आज ये गलती नहीं करी है, वेरी गुड, सुपर प्राउड, बट पेपर में भी नहीं करनी है। तो क्या क्या गलतियां कर सकते हो और उसका क्या क्या फायदा उठाया जा सकता है, उसके लिए तो कोई गाइड करने वाला चाहिए ना। तो क्लासेस जरूर किया करो। नेक्स्ट, ऑन रिवर्सिंग द पोटेंशियल द करंट बिकम्स जीरो। असर्शन रीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा है। रीजन, द काइनेटिक एनर्जी of the photoelectron decreases as the reverse potential increases। खेलो यार, बताओ आंसर क्या लगता है, क्या सही है क्या गलत है। इसका आंसर दो सब लोग, इसमें तो कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है, लॉजिकल है। आंसर दो फिर मैं कराऊं। ऑन रिवर्सिंग द पोटेंशियल द करंट बिकम्स जीरो। अगर तुमने करंट और पोटेंशियल का कभी ग्राफ ध्यान से देखा है ना, जितने ध्यान से मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, तुम में से बहुत तो मुझसे भी पढ़े हुए हैं, बट अगर ध्यान से देखा है तो माना करंट बढ़ता है जब पोटेंशियल बढ़ती है और फिर सैचुरेशन करंट आ जाता है, ये तुम सबको पता है। इस पॉइंट पे सोचो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो है, फिर भी करंट नॉट इक्वल टू जीरो है। बाहर से पोटेंशियल नहीं लिया फिर भी करंट मिल रहा है। यहां पे किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, पोटेंशियल नेगेटिव है। पोटेंशियल नेगेटिव करने पे भी करंट मिलता है। असर्शन रीजन क्वेश्चन किन बेसिस पे होते हैं, लॉजिकल बेसिस पे। ग्राफ रटा हुआ है मैम, बिल्कुल रटा हुआ है। करंट और पोटेंशियल का ग्राफ आ जाए, हम बताएंगे कौन सा सही है। लॉजिक कहां गया। अगर पोटेंशियल और नेगेटिव कर दूं तब भी करंट है। करंट, अगर वो असर्शन लिखता करंट डिक्रीजेस एज पोटेंशियल बिकम्स
मोर एंड मोर नेगेटिव, तो हम बोलते हैं भाई क्या बात कह दी तूने, बिल्कुल सही बात है। पर करंट बिकम्स जीरो व्हेन पोटेंशियल नेगेटिव, ये गलत बात कह दी भाई तूने। देख पोटेंशियल नेगेटिव है, इतनी नेगेटिव तक ले गए तब भी करंट मिल रहा है, लेकिन वो पॉइंट जब करंट जीरो हो जाए वो एक पर्टिकुलर नेगेटिव पोटेंशियल होती है जिसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। गेम समझ रहे हो? समझ रहे हो? असर्शन रीजन कोई दुनिया के बाहर से एलियंस ने नहीं बना के दिया, कोई ऐसा कोर्स नहीं है या ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ कोर्स जा रहा है, नॉर्मल क्वेश्चन है, किए हुए चीज पे क्वेश्चन है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस बना रही हूँ। दिमाग लगाओ, ये ग्राफ रटा हुआ है ना सबने, कहाँ फंसे फिर? क्यों लगा असर्शन सही है? असर्शन बिल्कुल गलत है। ऑन रिवर्सिंग द पोटेंशियल द करंट बिकम जीरो, नोप, ओनली एट स्टॉपिंग पोटेंशियल इट बिकम्स जीरो। करंट डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है। बिकम जीरो, क्या बात कर रहा है यार, पागल है यार, जीरो थोड़ी होता है, कम होता जाता है। और कम क्यों होता है तुम्हें भी पता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। याद है, ये इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से निकला वो अब पॉजिटिव हो गया और जिस इलेक्ट्रोड पे जाना है वो नेगेटिव हो गया, तो वहां से मिल रही है रिपल्शन, अपने वाले से मिल रही है अट्रैक्शन, तो पीछे की तरफ खिंचा चला जाता है। पर फिर भी कुछ ढीठ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो तेज दौड़ते हैं, स्पीड सबकी कम हुई, ऐसे आंधी आ रही है, धीरे हो गए सब लोग, दौड़ रहे थे, आंधी आ गई, स्पीड धीरे हो गई, पर कुछ लोग अभी भी तो पहुंचेंगे। फिर तुम आंधी की इंटेंसिटी बढ़ाते रहो, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा बढ़ा के। तो सोचो, आंधी आ रही है, तुम फिर भी चल रहे हो अगेंस्ट द फोर्स, आंधी बहुत स्ट्रांग हो गई, तो एक पॉइंट तो आएगा जब तुम दौड़ते दौड़ते भी रुक जाओगे कि भैया ये तो पीछे धकेल रही है। समझे? तो वो पोटेंशियल जिस पे करंट जीरो है वो सिर्फ एक वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल है, विच इज दी स्टॉपिंग पोटेंशियल। हर नेगेटिव पोटेंशियल पे करंट जीरो नहीं होता है। असर्शन इज रॉन्ग। तो आंसर क्या क्या हो गया? आंसर ना तो ये हो सकता है ना तो ये हो सकता है, 50-50 हो चुका है केबीसी का। फालतू में बढ़िया सी लाइफलाइन मिल गई है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एज द रिवर्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमें पता है सामने से आंधी आ रही है, हम लोग दौड़ रहे हैं, तो उस आंधी की वजह से हमारा दौड़ने की स्पीड कम हो जाती है ना, हमारी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। यही एग्जांपल दिया था, याद है, कि अगर मैं जिस इलेक्ट्रोड से निकल रही हूँ वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, सामने नेगेटिव है, तो मैं इधर की तरफ खींची जाऊंगी ना, मैं उधर की तरफ क्यों खींचूंगी? और अगर मैं इधर की तरफ खींचूंगी तो अगर मैं तेज चल रही हूँ, पीछे से कोई मुझे खींच रहा है, तो मेरी स्पीड कम होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, बिल्कुल सही बात है। पर क्या करंट रिड्यूसेस टू जीरो? नहीं। ठीक है जी, चलो सी यू, मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, चंगा फिर, बाय बाय।